बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का, जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। ठीक है, तो इसमें है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड एप्रेशल। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं चैप्टर, लेकिन आपने उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है जो है पूरा इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस 11th और 12th का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 11th 12th का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू करते हैं 3.1। ठीक है, तो प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में ये चीज़ है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा है। और इसमें प्रस्तावना में बताया गया है कि कैसे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, तो फिर उसके बाद जो है समाजवादी, फिर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, यानी भारत ने जो है किस तरह से जो है अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया। ये हमने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पर पिछले चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। तो इनमें क्या प्रभाव हुआ, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आर्थिक सुधार के बारे में और यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी आप तो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हो चुका है, यानी इंट्रोडक्शन में इसी के बारे में है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में जो है इनकी आवश्यकता हुई है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि आगे है आर्थिक सुधार के कारण, जो आर्थिक सुधार करने पड़े थे। आपने देखा था आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार का मतलब क्या होता है? आर्थिक सुधार मतलब देखिए, यहाँ पर मैं आप आर्थिक सुधार बताता हूँ। रीजन फॉर इकोनॉमिक, यहाँ पर रिफॉर्म। ठीक है, रीजन फॉर इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आर्थिक सुधार बताता हूँ। देखिए अब मैं आर्थिक सुधार आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम उससे समझते हैं कि आर्थिक सुधार हमारा क्या होता है। ठीक है, चलिए आर्थिक सुधार समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये घर है, यहाँ पर ये एक परिवार रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है? परिवार। तो ये परिवार यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति है, ये परिवार यहाँ पर इसका घर है और ये परिवार यहाँ पर पूरा अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन देखिए ये व्यक्ति है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोई काम नहीं करता अभी। ठीक है, ये व्यक्ति है, अभी ये कोई काम नहीं करता। यहाँ पर केवल इस घर में मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये काम करता है, मान लीजिए 10,000 रुपये महीने का कमाता है। ठीक है, और उससे ही ये अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अब देखिए क्या होता है, इसका बेटा जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इस बेटे को क्या करते हैं, अब इसने पढ़ाई लिखाई करके इसको अच्छी सी जॉब मिल जाती है। अब ये कमाता है यहाँ पर 50,000 रुपये का महीना। अब 50,000 रुपये का महीना कर, ये 10,000 का कमाते थे इसके पिताजी, अब ये 50,000 का महीना कमा रहा है। अच्छी नौकरी लग गई है और ये 50,000 का महीना कमा रहा है। अब देखिए जब 10,000 का महीना आता था घर में और खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, आर्थिक स्थिति देखिए यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी लेकिन उतनी बेहतर स्थिति से नहीं होती थी। मतलब उनको खाने पीने की सारी चीज़ें तो मिल जाती थी, लेकिन फिर भी पैसों की कमी रहती थी। ठीक है, वो अपनी बेसिक चीज़ें जो है खरीद लेते थे, लेकिन अपनी जो है इच्छाओं को दबाना पड़ता था। इच्छाओं की चीज़ें नहीं खरीदते, जैसे कि आपको टीवी खरीदना है, आपको फ्रिज भी खरीदना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो वो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पा रही थी। तो जब ये लड़का काम करना शुरू करता है, तो अब ये इस घर में पैसे की जो है कमी नहीं होती है। अब इसमें नया टीवी आ सकता है, नए कपड़े पहनते हैं लोग, और यहाँ पर परिवार में जो पूरी अच्छी तरह से रहते हैं, मेंटेनेंस अच्छी है, बाइक है। ठीक है, धीरे धीरे कार भी ले ली। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है ना, आर्थिक स्थिति रहने की, रहन सहन की जो स्थिति है वही होती है आर्थिक स्थिति। रहन सहन की स्थिति जो है वो क्या है? आर्थिक स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ, सुधार। उसी तरह देखिए ये एक परिवार का उदाहरण था।
उसी तरह क्या होता है, आर्थिक सुधार होता है किसमें, एक देश में। देश भी क्या है, एक परिवार की तरह है। जैसे ये परिवार था उसी तरह अगर आप इसे देश मान लें, भारत मान लें, तो आप यहाँ पर देश के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योग प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, आर्थिक सुधार होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण का काम होगा तो आर्थिक सुधार होगा। तो क्या क्या कारण हैं आर्थिक सुधार के, कि आर्थिक सुधार क्यों करना पड़ा, क्या क्या कारण थे। तो आर्थिक सुधार के कारण मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्या क्या कारण हैं। तो देखिए आर्थिक सुधार के कारण क्यों थे, क्यों आर्थिक सुधार करना आवश्यक था। ठीक है, आवश्यक क्यों था, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। अब यहाँ देखिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है जो कि सभी के लिए जो है सेवा उपलब्ध कराता है जनता के लिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र उसका खराब प्रदर्शन था, वह ज़्यादा अपना योगदान नहीं दे सका जितना उसे देना चाहिए था। वो अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर सका, मतलब वो लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाया। ठीक है, खराब प्रदर्शन रहा। उसके बाद भुगतान संतुलन में घाटा। भुगतान संतुलन का मतलब क्या है कि भुगतान संतुलन में घाटा हो गया, यानी आयातों के लिए विदेशी भुगतान निर्यातों से विदेशी प्राप्तियों की तुलना में अधिक हो गया। ठीक है, जो आयातों पर जो भुगतान था वो ज़्यादा हो गया। आयातों पर भुगतान का मतलब है कि आयात, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब समझते हैं कि भुगतान संतुलन में घाटा ये क्या होता है। देखिए ये देश है, अब ये हम एक ये देश है, ठीक है, यहाँ पर देश है और यहाँ पर भी देश है। अब दो देश हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये भारत है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब भारत से कम मात्रा में सामान भेजा जा रहा है दूसरे देश में, तो ये क्या हुआ, निर्यात, निर्यात करना हुआ। ठीक है, तो निर्यात करना हुआ। अब देखिए निर्यात करना है तो निर्यात से क्या हुआ, निर्यात किया हमने और उसके बाद हमने यहाँ पर सामान मंगाया तो ये आयात हो गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा आयात निर्यात क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हमने सामान भेजा तो वो निर्यात हुआ और जब हमने सामान मंगाया तो आयात हुआ। तो देखिए जब हमने सामान मंगाया तो ये बहुत महंगा पड़ा है, यानी बहुत महंगा पड़ा, हमें क्या करना पड़ा, भुगतान, भुगतान। तो भुगतान की मात्रा आयात के माल पर, यानी भुगतान की मात्रा आयात के माल पर अधिक थी और निर्यात पर कम थी। इससे क्या हुआ, भुगतान संतुलन का घाटा कहते हैं इसको, यानी इसे कहते हैं भुगतान संतुलन घाटा। जब हम वस्तुओं को भेजते हैं, यानी वस्तुओं को दूसरे देश में बेच रहे हैं, हम भेज रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उससे पैसा हमें कम मिल रहा है। मान लीजिए हमें यहाँ पर मान लीजिए 500 करोड़ मिला, 500 करोड़ मिला, ठीक है, भेजने पर। अब भैया 500 करोड़ मिला और हमने मंगाया सामान वहाँ से, उसमें से हमने 600 करोड़ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक 10 करोड़ का, यहाँ पर 100 करोड़ का क्या हुआ, हमें घाटा हो गया भुगतान संतुलन में। ठीक है, तो इसे कहते हैं भुगतान संतुलन में घाटा। ठीक है, तो ये होता है भुगतान संतुलन में घाटा। तो भुगतान संतुलन क्या होता है, अगर ये निर्यात बराबर होता है, यहाँ पर देखिए 500 है तो यहाँ पर भी 500 होता, आयात उतना होता जितना 500, यानी निर्यात जितने का आयात उतने का, तो ये भुगतान संतुलन हो जाता। लेकिन घाटा कब, जब हमने आयात पर ज़्यादा खर्च कर दिया, निर्यात पर कम मिला। ठीक है, तो ये हो गया घाटा। और अगर हम निर्यात से अधिक प्राप्त करते और आयात पर कम करते तो इससे हो जाता हमें लाभ, भुगतान संतुलन में लाभ होता। ठीक है, अभी घाटा हुआ है। अब स्फीतिक दबाव क्या होता है, अब देखिए स्फीतिक दबाव का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और आवश्यक वस्तु के अभाव के कारण जो होता है, क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है जिसे स्फीतिक दबाव कहते हैं। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर में जब वृद्धि हो जाए तो स्फीतिक दबाव कहलाता है।
हाँ, जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो उसे स्फीतिक दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीतिक दबाव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब विदेशी विनिमय कोषों में कमी, जो विदेशी विनिमय कोष थे, यानी जब हम क्या कर रहे थे, जब हमने निर्यात किया तो पैसा कुछ मिला, तो विदेशी विनिमय कोष बना रखे हैं, जो विदेश से पैसा आएगा उसमें हम विदेश का पैसा इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर विदेशी विनिमय जो कोष थे उनमें कमी होने लगी, ऋणों का भारी बोझ हो गया, यानी भारत देश के ऊपर जो है ऋणों का भारी बोझ हो गया था, अकुशल प्रबंधन था, यानी प्रबंध की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इन सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ, तो आर्थिक सुधार की जो है मांग हुई, आर्थिक सुधार के कारण थे। तो आर्थिक सुधार के कारण क्या क्या है, तो हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन है, भुगतान संतुलन में घाटा, स्फीतिक दबाव, विदेशी विनिमय कोष में कमी, ऋणों का भारी बोझ और अकुशल प्रबंधन। तो ये जो कुछ हैं ये है आर्थिक सुधार के कारण। तो अगर क्वेश्चन आता है आर्थिक सुधार के कारण क्या है तो आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 के संकट से भारत को IMF और विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने पर बाध्य किया गया। ठीक है, क्या हुआ था, जब देखिए आर्थिक सुधार करना था, जो है आर्थिक स्थिति भारत की खराब थी, तो क्या किया भारत ने जो है IMF से जो है ऋण लिया था 1991 में। तो ये 91 में जब ऋण लिया तो भारत की मुद्रा जो मुद्रा थी वो उसका मूल्य कम हो गया, और साथ ही क्या हुआ, उसे बहुत सारी जो है कर नीतियों में छूट देनी पड़ी। जैसे कि कौन सी नीति थी, ऐसी मतलब जैसे कि कर नीति हो गई, यानी उदारता बढ़ानी पड़ी। उदारीकरण क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर समझिए कि उदारीकरण से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, समझिए कि यहाँ पर जो है जैसे व्यापार होता है ना, विदेशी व्यापार, यानी दो देशों के बीच व्यापार करना था, तो उसमें ढील देनी पड़ी, यानी करों को कम करना पड़ा और जो है रुपए के मूल्य को भी कम करना पड़ा, और ताकि व्यवसाय जो है व्यापार जो है विदेशी व्यापार आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर 3.3 देखते हैं। 3.3 में क्या है, नई आर्थिक नीति आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, हमारा नई आर्थिक नीति को मुख्यतः दो प्रकार के उपायों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्या है, यानी जो नई नीति आई है उसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नैप, शॉर्टकट में नैप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है, पहला है स्थिरात्मक उपाय, दूसरा है संरचनात्मक उपाय। स्थिरात्मक उपाय क्या होते हैं, इसका अभिप्राय जो है अल्पकालीन उपायों से होता है, यानी अल्पकालीन उपाय, ठीक है, जिनका उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य होता है, भुगतान संतुलन की कमियों को ठीक करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तो स्थिरात्मक उपाय क्या होते हैं, जो अल्पकालिक होते हैं, अल्पकालिक मतलब बहुत कम समय के लिए होते हैं, और ये क्या करते हैं, यानी ये करते हैं भुगतान संतुलन की कमियों को ठीक, जैसे मतलब कि आयात और निर्यात में अंतर को कम करना ही कहलाता है भुगतान संतुलन की कमियों को ठीक करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है भुगतान संतुलन की कमियों को ठीक करता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करता है। उसके बाद देखिए संरचनात्मक उपाय में क्या आता है, संरचनात्मक उपाय क्या होते हैं, ये अभी इनका अभिप्राय होता है दीर्घकालीन उपायों से होता है। ठीक है, इनमें इनका काम होता है कार्य क्षमता में सुधार करना और जो है कट्टरता को दूर करना। कट्टरता मतलब जो है परंपरा जो है कि हमें ये करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं, उनमें परिवर्तन भी करा जा सकता है, तो वो चीज़ जो है उनको दूर करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए ये है, और अगला टॉपिक है हमारा नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं। जो नई आर्थिक नीति आई है जो है 1991 की नई आर्थिक नीति है, और इस नीति की जो है विशेषताएं क्या हैं वो देख रहे हैं। विशेषताएं क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नेम ही है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में है चैप्टर। तो यहाँ पर जो है नई आर्थिक नीति के अंतर्गत यही इसकी विशेषताएं हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे हम इसके बारे में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लेकिन मैं इसको जो है यहाँ पर संक्षेप में बताता हूँ कि क्या होता है, इतना ही आप यहाँ पर जान लीजिए। आप उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का मतलब देखिए उदार समझते हैं, उदार मतलब दयालुता, मतलब उदार का मतलब देखिए, उदार सबसे पता चल रहा है, उदार का मतलब होता है दयालुता, यानी उदारीकरण। इसका मतलब हुआ कि
जो है नियमों कानूनों में ढील दे देना, ठीक है, नियमों और कानूनों में ढील देना यानी छूट देना ताकि व्यापार आसानी से किया जा सके। तो नियम जो कानून बने हों उनमें जो है लचीलापन लाना है उदारीकरण, ठीक है। अब निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है जो सरकारी क्षेत्र है ना, तो सरकारी क्षेत्र है उनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, तो सरकारी क्षेत्र के हाथों से अन्य लोगों के हाथों में जो है स्वामित्व का स्थानांतरण जो है निजीकरण होता है, ठीक है। जब लोगों का स्वामित्व जो है निजी लोगों के हाथ में होता है, सरकार का उस पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो उसे हम निजीकरण कहते हैं। अब वैश्वीकरण मतलब होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। यानी जब दो देश एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं और अपनी इकोनॉमिक को बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको तीनों नीतियाँ समझ में आ गई हैं। तो ये तो संक्षेप में आपको बताया मैंने, तो आगे हम आने वाली वीडियो में बहुत ही विस्तार से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में समझेंगे। उदारीकरण जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम अभी विस्तार से आने वाली वीडियो में समझेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।